हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिनका जिनका अभी कल तो पेपर भी था, बहुत लोगों का पेपर भी कल हुआ, तो बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे पेपर होने वाला है। और जिनका हो गया, आई होप वो लोग अच्छे से किए होंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं, अभी तो बहुत बच्चों का पेपर है। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख रहे हैं अच्छे से। और जिनका पेपर हुआ है उनको तो पता ही चला होगा मतलब कैसे पेपर आते हैं। देखिए, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही बेस आते हैं। और अच्छे से आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए। और जिनका एग्ज़ाम फेब तक सब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जनवरी में भी होगा, फरवरी में भी होगा, दिसंबर में तो यही एक दो पेपर हैं ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंडी भी बहुत है अभी। तो आज हम लोग देखिए मैथ पेडागोजी देखेंगे। जो हमारा 28 दिसंबर को पेपर हुआ था मैथ पेडागोजी का, तो वो देखेंगे वन बाई करके, सब देखेंगे एक एक करके। तो अभी मैं यही देख रही हूँ 28 दिसंबर वाला। तो देखिए पहला पेपर दिया गया, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया की समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। मतलब बेसिकली एक पोलिया थे जो उन्होंने मतलब मैथ्स के बारे में बताया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कि मतलब कौन सा उनका मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि बेसिकली आप पोलिया को जानते हो या नहीं जानते, फिर भी अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है तो आप प्रॉपर तरीके से मतलब क्वेश्चन को कर जाओगे। क्योंकि मतलब वो बेसिकली एक सेट आप पूछ रहा है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, तो क्या क्या हम कैसे करते हैं। तो देखिए पहला देखिए दिया क्या है कि समस्या को समझना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है पहले उसको समझना, फिर योजना तैयार करना, हाँ उसको कैसे हमें करना है उसके बारे में योजना बनाना, फिर पुनः जांच करना। तो देखिए पहले पुनः जांच ही कर लेंगे, मतलब उसको यूज तो करेंगे तब तो जांच करेंगे कि हाँ सही मतलब अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये तो देखिए पहले पुनः जांच करना, तो ये तो नहीं होगा। फिर योजना को कार्यान्वित करना, पहले योजना को कार्यान्वित करेंगे फिर पुनः जांच करेंगे। फिर तो ये तो देखिए नहीं ठीक दिख रहा है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग दूसरे में क्या दिया गया है। दूसरा देखिए दिया गया है कि समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना एवं पुनः जांच करना। हाँ ये ठीक लग रहा है कि पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उसको मतलब उसके लिए जो भी हो सकेगा हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद हम उस कार्य को अप्लाई करेंगे, फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी फिर उसके बाद उसको रीचेक करेंगे। तो ये हमारा सही लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। और देखिए और बेसिकली ये सब जो मतलब दिया गया है, तो यही सब रियल से उल्टा सीधा करके दिया गया है। देखिए इसमें दे दिया गया है कि पहले योजना तैयार करेंगे फिर समस्या को समझेंगे। इसमें देखिए पहले योजना तैयार कर लेंगे, फिर समस्या को समझना, पुनः जांच कर लेना, फिर क्रियान्वित करना। तो ये सब नहीं सही होगा। इसका मतलब जो प्रॉपर सेट है यही होगा, पहले योजना को समझना, फिर योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना, फिर पुनः जाँच करना। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य है। मतलब बेसिकली मतलब सत्य नहीं है, सॉरी हाँ नहीं देखना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे आंसर मतलब रॉन्ग होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो देखिए मतलब जो हमारा मैथ है इसकी प्रकृति कैसी है, कैसी मतलब वो जो हम कंसेप्ट लिखते हो, क्या अमूर्त प्रकृति है। हाँ अमूर्त प्रकृति तो है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हमें देखते हैं, हमें मान लेते हैं कि मान लीजिए ये ऐसा है, मान लीजिए कि मैं इतने सेब ले रही हूँ, मतलब कोई भी मतलब प्लस माइनस डिवाइस जो भी हमें करना रहता है तो उस पर हम मानते ही हैं, तब तो हम उसको देखते तो नहीं है ना, अमूर्त ही होता है। तो ये तो हमारा सही लग रहा है। फिर देखिए दूसरा दिया गया श्रेणीबद्ध पर, हाँ एक सीक्वेंस होता है मतलब कुछ भी चीज़ सीखने का, ऐसा नहीं कि पहले आप डिवीजन सीख लिए फिर आप जाके मतलब प्लस माइनस सीखेंगे। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है कि आप ऐसे ऐसे ही मतलब आगे बढ़ोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। पहले आप पहली कक्षा में जाते, फिर पाँचवीं में जाते, ना कि पाँचवीं में जाकर पहले में आते। तो ऐसे मतलब एक श्रेणीबद्ध होता है, फिर तर्क संगत होता है। हाँ उसका कुछ रिजल्ट निकलता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब सोच लिए कुछ भी मतलब लॉजिक लगा लिए हो, मतलब उसका प्रूफ होता है। जो भी चीज़ होता है मैथ में वो मतलब ए टू जेड मतलब सही होता है। कोई ऐसा मतलब
ये नहीं होता कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसका आंसर हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मूर्त प्रकृति, देखिए हम मतलब मूर्त प्रकृति नहीं होती, तो यही हमारे, क्योंकि अमूर्त प्रकृति होती है, हम उसको मतलब मानते हैं, मतलब कि मान लो ना ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ, तो ये हमारा चौथा नहीं राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो ये सब सही है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूर्त प्रकृति। कि जो मैथ की अवधारणाओं की प्रकृति है वो मूर्त नहीं है, वो कैसी है, अमूर्त है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम थर्ड पे। तो देखिए थर्ड दिया गया है कि संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मतलब टीचर है, उन्होंने बच्चों को स्थानीय मान मतलब फिर प्लेस वैल्यू सिखाया। उसके बाद उन्होंने मतलब बच्चों को मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया वो जानने के लिए कि देखो बच्चे मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप दो अंक जैसे 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। मतलब जो ये नंबर है इनको मतलब बोल रहा है कि समान बार मतलब 5 को और 3 को यूज करो, उसके बाद 4 अंकों की संख्या बनाइए। मतलब कोई भी ऐसे तो संख्या बना सकते हैं ना वर्ड यूज करके। क्या आपका उत्तर अनन्य है कि मतलब सबके उत्तर जो है मतलब अलग अलग आ रहे हैं? उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बेसिकली अगर आप ऐसे यूज करके शब्द बना रहे हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो 5 को लेकर के और 3 को लेकर के मतलब ऐसा भी कर सकता है ना, 3 3 3 5 5 5, कोई बच्चा कर सकता है 5 5 3 3, तो सबके उत्तर तो अलग आएंगे ना। तो यही पूछ रहा है कि यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्या दूसरा देखिए दिया गया है कि यह एक बंद सिरे वाला प्रश्न है, प्रश्न का उदाहरण है, या यह गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करता है, या एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिए हतोत्साहित करता है मतलब कि अनेक उत्तर वाले प्रश्न को, तो ये वैसे भी सही नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर देखिए चौथा दिया गया है कि एक संधारात्मक प्रश्न का उदाहरण है, ये मतलब ऐसा उसका उद्देश्य ठीक है लेकिन उतना बेहतर नहीं है जो कि हमसे वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ये दिया गया है कि ये बंद सिरे वाला उदाहरण है, मतलब बंद सिरे वाला तो है ही नहीं ना, वो तो खुले सिरे वाला उदाहरण है, क्योंकि मतलब बच्चे के सब बच्चों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं। तो बंद सिरे मतलब एक ही उत्तर आना चाहिए, मतलब क्लोज इंडेड प्रश्न होना चाहिए, लेकिन उसका तो ओपन एंडेड है। तो देखिए इसमें पहला हो जाएगा कि यह खुले सिरे मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसमें बच्चे एक दूसरे के उत्तरों का आपका उत्तर कितना आया, मेरा उत्तर इतना आया, तुम्हारा उत्तर कितना आया, तुम्हारा ऐसे क्यों हुआ, मेरा ऐसा क्यों। तो मतलब ऐसे अपने में बच्चे एक दूसरे से मतलब विश्लेषण करेंगे और आलोचना करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि टीचर यही चाहता भी है कि बच्चे मतलब ऐसे करके सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। मतलब जो कक्षा 1 की एक अध्यापिका है सोनाली, जो सोनाली ने क्या किया कि उन्होंने अपने बच्चों को जो मतलब सीखने वाले हैं उनको एक क्रियाकलाप दिए। क्या क्रियाकलाप दिए कि देखिए भिन्न आकार और रंगों वाले सीपियाँ, कंकड़, पत्थर, टोकन को वर्गीकृत करना, ये दिए, या भिन्न भिन्न छड़ियों की उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गड्ढे में गड्ढे सॉरी ये गड्ढे दे दिया है, मतलब गड्ढी मतलब जो एक गड्ढी नहीं होते ऐसे बंडल बनाने के लिए में व्यवस्थित करना। फिर लकड़ियों, पंखों और पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना, उनको समूह में बांधना। मतलब आप लोग अलग अलग लकड़ियों के लीजिए, पंखों के लीजिए, फिर पत्तियों के लीजिए, जो मतलब वो चिड़िया वगैरह के पंख नहीं होते उसकी बात कर रहा है आप लोग, मतलब अभी फैन की बात ना सोच लीजिएगा। तो इन सबको मतलब अपने आसपास के जो मतलब परिवेश हैं आप वहाँ से जाइए, इनको इकट्ठा करिए और सबका अलग अलग एक मतलब समूह बनाइए। जैसे लकड़ी का अलग समूह बनाइए, फिर वो जो पंखे आपने लिए उनके अलग समूह बनाए, फिर पत्तियों के अलग समूह बनाइए, फिर ये देखिए छड़ियों को भी लेकर के उनके अलग समूह बनाइए। फिर मतलब सीपियाँ, कंकड़, पत्थर सबके मतलब अलग अलग बोल रहा है कि समूह बना के रखे। फिर मोतियों को धागों में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, जो भी मोतियों फिर एक धागे में उसको रखना। तो बेसिकली ये टीचर के करवाने का क्या उद्देश्य है, यही पूछना चाह रहा है। क्या पहला देखिए दिया गया है प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत या मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए फुर्सत है टीचर तो यही सब करवा रही है, क्या ये उसका उद्देश्य है? नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो देखिए
और दूसरा दिया गया है समय नष्ट करते हैं, क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। ये बोल रहा है कि वो जो टीचर है वो टाइम पास कर रही है, मतलब फालतू का टाइम खराब कर रही है। उसको पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको करवाने पर ध्यान देना चाहिए कि ये फालतू में ये सब काम करवा रही है क्या। ये भी देखिए राइट नहीं होगा, क्योंकि मतलब वो तो एक्टिविटी करवा रही है बच्चों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझे जाने, इसलिए ना कि ये टाइम वेस्ट कर रही है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। फिर देखिए तीसरा दिया गया है कि केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं और कक्षा 1 के लिए असंगत है। मतलब बोल रहा है कि बेसिकली जो प्री प्राइमरी होता है उसके लिए ही ये मतलब उपयोगी है, कक्षा फर्स्ट के लिए मतलब ये मतलब कक्षा 1 के लिए ये सब कार्य नहीं है। ये सब कार्य कक्षा 1 के लिए नहीं करना है, ये कार्य हमारे प्री प्राइमरी के लिए हैं। तो ये भी देखिए नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो बच्चों को ये सब सिखाना ही रहता है, तो ये तो होगा ही। देखिए चौथा दिया गया है कि अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या का गणना परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। मतलब हाँ देखिए ये सब टीचर इसलिए करवा रही है जिसमें देखिए अंक गणित जो सीख रहे हैं बच्चे, मतलब वो महत्वपूर्ण, जैसे गणना करना, काउंटिंग करने के लिए देखिए छड़ियों को रखेंगे वो लोग तो काउंट करेंगे। फिर पैटर्न वगैरह को भी सीखेंगे, लकड़ियों का अलग पैटर्न, पंखों का अलग पैटर्न, फिर पत्तियों का अलग पैटर्न, फिर उनको काउंट करेंगे हाँ कितनी कितनी पत्तियाँ हैं। फिर ये जो सीपियाँ कंकड़ पत्थर लिए उनको काउंट करेंगे, तो उससे मतलब जो उनका अर्थमेटिक है वो उनका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मतलब खेल खेल में बच्चे बेहतर तरीके से कर भी लेंगे और उनको बोरियत भी नहीं महसूस होगी। तो इसलिए वो टीचर ये सब करवा रही है एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब नहीं सही होगा कि जो दिया गया है पहला दूसरा तीसरा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में बच्चों के चिंतन के गणतीकरण की सूचक है। मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है जो 2005 मतलब दिया गया है एनसीएफ, उसके बारे में कौन सी प्रक्रिया गणित के चिंतन में सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, क्या योगदान देती है। तो देखिए पहला देखिए दिया गया है कि गणितीय संप्रेषण केवल सूत्रों के द्वारा करना चाहिए। तो क्या ये होना चाहिए कि सूत्र बच्चों को सिखा दिए उसके द्वारा करना चाहिए, या कि दूसरा दिया गया है कि प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग कर उत्तरों की जांच की कुंजी से करना चाहिए। मतलब बच्चे को जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में उसको करवा दो और उसके आंसर देखने के लिए उसको उत्तर कुंजी जो आंसर की दी गई है वहाँ से निकल मार के बच्चे लिख लें। तो क्या ये उद्देश्य है, ये भी नहीं है। तो देखिए हमारा पहला भी उसका उद्देश्य नहीं होगा और दूसरा भी उसका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि मतलब बच्चा को हमें मतलब उसका जो मेंटल पावर है उसको बढ़ाना है ना, कि मतलब उसको कहीं से नकल मार के उत्तर लिख लिए क्या, मतलब केवल जो सूत्र वगैरह दिए हैं उनको ही मतलब याद कर ले, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। हाँ देखिए ये ठीक लग रहा है हमारा। फिर चौथा भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए चौथा दिया गया है कि शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग्य व क्रियाकलाप करना। मतलब जो टीचर ने दिए हैं मतलब निश्चित कर दिए हैं कि आपको यही इतना इतना ही पढ़ना है, आप उतना ही मतलब क्रियाकलाप करो। तो देखिए ये भी हमारा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मतलब उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, तो हम मतलब इसको क्यों चूज करें टीचर के अनुसार। मतलब बच्चा जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारा होगा ना। तो सॉरी। देखिए इसमें दिया गया है कि आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना। मतलब जो दिख रहा है हाँ ये हल्का हो सकता है, ये ज़्यादा वजन हो सकता है, तो बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग बताएंगे नहीं ये वाला ज़्यादा हो सकता है। फिर उसके उत्तरों पर सहपाठियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना कि हाँ देखिए सर इसका कौन ज़्यादा हो सकता है, किसका ज़्यादा, मुझे तो इसका ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से बच्चे मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका अर्थ है मतलब बेसिकली बोल रहा है कि जो पहले मतलब जो शिक्षा का आकार था वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ा लंबा चौड़ा था, मतलब भारी भारी सिलेबस दिए रहते थे। उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा मतलब उसका लेवल थोड़ा मतलब जिससे मतलब बच्चे का मेंटल पावर ज़्यादा बढ़े। तकुआकार मतलब चौमुहा उसका विकास हो चारों तरीके से। तो इस तरह से वो पूछ रहा है कि हो गया। तो इसका क्या अर्थ है, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, क्या प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद या संप्रेषण नहीं है। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब फिर अगला भी हम लोग सारे देख लेते हैं। तो
कौन सा बेस्ट है उसको देखेंगे। फिर गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। या गत वर्षों में बहुत से नए विषय के समावेशन से गणित पाठ्यक्रम में के परिणाम में वृद्धि हुई है। या पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है जिससे कि नए विषय का समावेशन किया जा सके और उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेसिकली हमारा फोर्थ वाला ही सबसे बेहतर दिख रहा है कि मतलब जो ये इसका क्या अर्थ है, मतलब तकुआ आकार और ऊंचा कर दिया गया है। बेसिकली वही कि जो हमारे मतलब पाठ्यचर्या का दिमाग जो हमारे पाठ्यचर्या दिया गया है मैथ का, उसमें जो भी आधारभूत विषय है मतलब जो भी पिछला है जो हमें लग रहा है कि हाँ ये इससे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से उसको उसमें कुछ चीज़ें हटा दे जो उसकी ज़्यादा यूज की नहीं है। फिर नई चीज़ें जो मतलब नई चीज़ों का समावेशन हुआ है तो वो जिससे मतलब बेहतर तरीके से बच्चे का विकास हो सके और बच्चा मतलब बेहतर तरीके से मैथ को सीख सके, उसके मतलब मेंटल पावर का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रोथ किया जा सके, तो इसके लिए दिया गया है। तो और बच्चा मतलब थोड़ा हाई लेवल तक के ऐसा सोच सके, उसका मेंटल पावर इतना बेहतर हो कि वो मतलब बच्चा मतलब अच्छे से कैचअप कर सके, सीख सके, तो इसके लिए ये सब दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि मतलब ये सब उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उसको थोड़ा मतलब चेंज करके फिर नई चीज़ों को इंक्लूड करना, तो इसमें बेहतर होगा। फिर ये देखिए ये सब नहीं होगा कि मतलब विषयों का समावेशन गणित में पाठ्यक्रम में मतलब बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम को बढ़ा देना, इससे तो ये तो होगा ही नहीं। और फिर ये सब भी नहीं दिखा गणित में विषयों के कठिनाई श्रेणी के अनुसार मतलब कठिनाइयों के अनुसार दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। फिर पहला देखिए दिया गया है कि उच्च विद्यालयों में शिक्षकों प्रेजेंट नहीं है, तो ये सब बेसिकली राइट नहीं होंगे। हमारा राइट हो जाएगा चौथा, मतलब जो उसका उद्देश्य है मैंने आपको बता दिया वो। फिर देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना रहता है, बाकी आंसर तो मतलब समझ में ही आ जाता है। तो अगर थोड़ा से आपने ध्यान से पढ़ा तो देखिए दिया गया है 7 कि गणित के अध्ययन में सामान्य अवधारणा मानचित्रण कंसेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही है। बेसिकली वो पूछ रहा है मतलब कंसेप्ट मैप जो हम लोग कोई भी चीज़ें सीखने के लिए बेसिकली बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पानी के बारे में बनाना होता है, तो यहाँ हम लोगों ने जैसे पानी के बारे में बनाया तो उसका 1 बाय 1 करके मैं पानी बनाते जाते हैं, जैसे कि पानी, फिर समुद्र वाला खारा पानी, मीठा पानी, फिर कितने परसेंट खारा पानी है, कितने परसेंट मीठा पानी है, फिर मीठा पानी में मतलब कौन झील से आता है, पर्वत से आता है, फिर खारा पानी में जो समुद्र से आते हैं, समुद्र हो गया। तो ऐसे करके जो मतलब हम सीखते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक को ईजी करने के लिए वही पूछ रहा है कि क्या सही है, मतलब ये बच्चों और टीचर दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला दिया गया है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच में संबंध को चित्रित करता है। या दूसरा देखिए दिया गया है कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक यह रैखिक व्यवस्था है, या इन उपयोग दैनिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। या चौथा दिया गया है यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि मतलब जो हमारा दिया गया है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए हमारा पहला भी हमको ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मतलब यह एक जटिल जाल तंत्र है, कंसेप्ट मैप मतलब ऐसा समझना थोड़ा है मतलब डिफिकल्ट होता है, फिर लेकिन अगर एक बार हम समझ गए, उसको बना लिए, तो फिर हमें ईजी हो जाता है। और एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच में संबंध को चित्रित करता है, मतलब जिससे देखिए ना वही मैंने बताया ना कि हमें पानी के बारे में, तो पानी के सारे डिटेल हम 1 बाय 1 करके सीखते जाते हैं। जैसे मतलब पानी, फिर पानी, खारा पानी, मीठा पानी, तो मतलब 2 पार्ट में हम लोग समझिए ऐसा है, फिर उसको हम लोग ने ऐसे 2 पार्टों में फिर डिवाइड कर लिया। फिर ऐसे कर करके हम लोग मतलब किसी भी चीज़ को फटाक से ऐसा सीखते जाते हैं। फिर इधर खारा पानी डाल दिए हम लोग, इधर इस साइड मीठा पानी डाल दिए, फिर उसके भी सब थीम करते जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब चित्र इधर ऐसे लिखते जाते हैं, इधर खारा पानी, मीठा पानी, तो ऐसे करके हमारा एक मतलब जो हमारे उसके उप थीम होते हैं वो सब उसमें कवर होते जाते हैं, और बेहतर तरीके से हम किसी चीज़ों को मतलब ऐसे सीख सकते हैं। तब वही बोल रहा है, तो हाँ जटिल होता है लेकिन उसको मतलब इसकी कंसेप्ट मैप से सीखना आसान हो जाता है।
है। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक मतलब रैखिक व्यवस्था। देखिए रैखिक नहीं, लीनियर होता है वो, तो मतलब ऐसे किसी भी चीज़ को मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना कि एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा सेकंड वाला, क्योंकि गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि रैखिक है, तो रैखिक नहीं है वो मतलब वर्तुलाकार है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी तीसरा भी देखिए सही ही है। इन उपयोग दैनिक उपकरणों के छात्रों को अधिगम आने में कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाए, मतलब उनको कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी वो लोग बेहतरी से सीख सकते हैं। फिर यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियाँ अंतर्दृष्टि अध्यापक की सहायता करता है, मतलब बच्चों को सिखाने में मतलब टीचर का भी मतलब हेल्पफुल होता है। तो देखिए बी बस हमारा नहीं सही होगा, ए सी डी जिधर होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है 1 मिनट, शायद यहाँ भी बी हो गया है, एक्चुअली यहाँ बी नहीं होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए 7 का। एक्चुअली 1 मिनट, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो आप इसको मतलब ए, यहाँ पे मतलब ए होगा एक्चुअली। 1 मिनट, तो इसकी वजह से शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो कि यहाँ देखिए बी दे दिया गया है। तो बेसिकली समझ लीजिए ये हमारा ये हो जाएगा, ए सी और डी जो जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ बी हमारा नहीं होगा, ये जो दे दिया गया है बी। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ए सी और डी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका देखिए ए सी और डी होगा, बी नहीं होगा। तो देखिए सॉरी, हम लोगों ने एक्चुअली चौथा देखा ही नहीं, तीसरे पे हम लोगों ने ये रॉन्ग कर दिया। तो देखिए चौथा दिया गया है ये सी और डी, तो ये तो तीसरा है, इसका तीसरा नहीं, ये चौथा एक्चुअली नीचे था तो समझ में नहीं आया। तो देखिए ये चौथा दिया गया है ना, ए सी और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, जिसमें ए सी और डी दिया गया है वो बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली तीसरा देख लिया था बी सी, और ये क्योंकि नीचे था तो समझ में आया नहीं। तो इसका ए सी और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। तो देखिए 8 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली देखिए दिया गया है कि मतलब रचनात्मक आकलन, वही फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया गया है, और टीचर सेंटर एजुकेशन, फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, फिर मतलब ग्रुप आकलन मतलब असेसमेंट दिया गया है। तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो पहला देखते हैं हम लोग, रचनात्मक आकलन। पहला दिया गया है बच्चे दत्तों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आके जाते हैं। तो देखिए ये रचना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ये होगा नहीं, तो ये तुम्हारा नहीं होगा। फिर ये दूसरा देखते हैं, बच्चे निजी, एकांकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इस क्रियाकलापों को करते हुए वे आके जाते हैं। तो देखिए ये भी मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे का प्रोग्रेस देखते हैं कि बच्चे ने मतलब पूरे क्लास में कैसे सीख रहा है, कैसे उसको ग्रोथ हो रहा है, तो ये भी तो नहीं दिख रहा है। फिर मतलब दूसरे ऑप्शन का होगा। तो फिर थर्ड वाला देखते हैं, सामाजिक कौशलों और सहयोगी अध्ययन प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। तो इसमें देखिए मतलब सामाजिक कौशल और मतलब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। तो हमारा लग रहा है चौथा देखते हैं, ज्ञात करता है कि समयावधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व में के आयामों में मतलब कितनी उनकी क्या समझ बनी है और क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई। तो बेसिकली देखिए हाँ यही तो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि बच्चों ने कि मतलब जो इतने हमें समयावधि मिली है उसमें बच्चों के व्यक्तित्व में और मतलब क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है, क्या प्रगति हुई है, यही हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। तो देखिए हमारा पहले का तो हो जाएगा फोर्थ वाला, 1 मिनट, फोर्थ वाला होगा, पहले का हमारा हो गया फोर्थ। फिर देखिए सेकंड दिया गया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा, मतलब जो मतलब टीचर सेंटर होगा। तो देखिए वो बच्चों तत्वों को स्मरण करेंगे और लिखित परीक्षा द्वारा आके जाएंगे, कि मतलब टीचर ऐसे तो करवाते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा, मतलब पूछ रहा है कि जिसमें मतलब बच्चे कितने बेहतर तरीके से करेंगे। तो छात्र केंद्रित शिक्षा में बच्चे निजी, एकांकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और क्रियाकलापों को करते हुए आके जाते हैं। तो इसका देखिए तीसरे का हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला। फिर सामूहिक आकलन, तो देखिए सामाजिक कौशलों, सहयोगी अधिगम और प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। तो इस चौथाई का हमारा हो जाएगा तीसरा। तो देखते हैं हमारा कौन सा किस में दिया गया है।
जिसमें हमारा मैच करेगा ये वही देखेंगे। तो पहले का चौथा देखते हैं, पहले का चौथा किस में दिया गया है। तो देखिए पहले का चौथा पहले में दिया गया है, पहले में दिया ही गया है पहले का चौथा। फिर देख लेते हैं फिर भी हम लोग दूसरे का, फिर दूसरे का पहला दूसरे का हमारा कौन सा है, पहला है, तो दूसरे का पहला भी देखिए इसमें ही दिया गया है। फिर तीसरे का दूसरा, जो हमारा तीसरे का है दूसरा, हाँ यही है, और चौथे का हमारा तीसरा, तो चौथे का हमारा देखिए तीसरा, तो हमारा पहला है, क्योंकि पहला ऑप्शन ही देखिए किसी में नहीं दिया है पहले का चौथा। तो हमारे का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आप लोग अगर एक दो भी आपको पता रहता है, देखिए अगर हमको एक ही क्वेश्चन का पता होता ना फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो फटाक से हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाकी कोई मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब पहले का चौथा बस एक में है ही। तो मतलब एक दो करके आप लोगों का ऐसा सही हो सकता है, अगर एक दो भी आपको आते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 9 पे। तो देखिए 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। मतलब कौन सा, 3 तो हैं, एक नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, हमें लगता है यही नहीं होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, हाँ ये हो सकता है। फिर आकलन के लिए ICT पर आधारित उपकरणों का उपयोग, हाँ ये भी हो सकता है। तो ये भी, और अवधारणा मानचित्र कंसेप्ट मैप के द्वारा उपयोग करके बच्चों को पढ़ाना, तो हाँ ये भी हो सकता है। तो देखिए हमारा पहला ही नहीं होगा, क्योंकि ये तत्वों और स्मरणों को याद करने पर जोर दे रहा है, तो ये उपयुक्त विधि नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। तो देखिए 10 दिया गया है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है, मतलब बोल रहा है कि मैथ पढ़ाने के लिए वो मूर्त पदार्थों को, मतलब कोई भी चीज़ें लाया है, जिससे मतलब डाइस ब्लॉक, फिर माचिस की तीलियाँ का बंडल, फिर बनावट, प्रचलित नोट, फिर एक गिनतारा अवेकस। निम्न में से कौन सा सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित करता है। तो देखिए बेसिकली वो दिया गया है कि जो यहाँ कि मतलब स्थानीय डाइस ब्लॉक, ये जिसमें मतलब ऐसे लंबी लंबी तीलियाँ दी गई होती हैं ऐसे कर करके, इसके द्वारा डाइस ब्लॉक, ऐसे मैं चित्र नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, अदरवाइज मतलब समझ में आता आप लोगों को। ऐसे जैसे ये माचिस की तीलियों जैसा ही होता है वैसे रहता है, फिर ऐसे चौकोर चौकोर और छोटे छोटे बॉक्स जैसे बने होते हैं उसमें ये जो डाइस ब्लॉक होते हैं। तो बेसिकली, और माचिस की तीलियाँ ये भी सेम दिख रहा है। तो वही पूछ रहा है इसमें से A और D समानुपाती हैं क्या, 1 और 2 एक जैसी हैं, या मतलब A और D, क्या A और B एक जैसी हैं, या B और D एक जैसी हैं, या A और C समानुपाती सामग्री हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली जो हमारा दूसरा वाला है A और B, मतलब डाइस ब्लॉक और माचिस की तीलियों का बंडल बिना जली हुई, जिसमें मतलब वो उसके कार्बन जो रोगन लगे रहते हैं वो लगे हुए हों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि A और B एक समानुपाती हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, एक दूसरे जैसे हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 11 पे। तो देखिए 11 दिया गया है, बच्चों का गणितीकरण अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप बच्चे को कोई भी गणित पढ़ाने जा रहे हो, तो उसके पूर्व ज्ञान का मतलब प्रीवियस नॉलेज का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। तो जी नहीं है तो होगा नहीं, क्योंकि मतलब स्मरण करने में गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समाकलित है, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। तो देखिए ये भी हमारा सही नहीं है। फिर गणित अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो हाँ, क्योंकि मतलब हम अगर अगला बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, तो मतलब हमें ये जानना होगा, चेक करने होगा बच्चे के अंदर कि मतलब बच्चे से उसके रिलेटेड जो पिछले कंसेप्ट है। मान लीजिए मैं बच्चे को मतलब ऐसा समझ लीजिए मल्टीप्लाई सिखाने जा रही हूँ, तो मतलब मुझे ये जानना होगा क्या बच्चे को टेबल आते हैं, क्या बच्चे को प्लस करने आता है, क्योंकि ये सब उससे जुड़े हुए हैं। अगर ये सब चीज़ें उसको मतलब ये सब जानने के लिए फिर हमें उसके प्रीवियस नॉलेज को मतलब पूरे ज्ञान को मतलब चेक करना होगा, जानना होगा कि बच्चे को आता है कि नहीं, तब जाके हम उसके आगे की चीज़ें उसको बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो इसके लिए हमारा देखिए ये भी उतना बेहतर नहीं होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वही हमारा सबसे बेहतर तरीके से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 12 पे। देखिए 12 दिया गया है कि 6 और 7 का योग 13 है। यह एक डैश का उदाहरण है। मतलब जो पूछ रहा है कि मतलब 7 और 6 को हम लोग अगर प्लस करते हैं तो हमारा 13 आता है। हाँ ये फिक्स है, कहीं भी आप 7 और 6 प्लस करो तो 13 ही आएगा। तो ये किसका उदाहरण, क्या यह परिभाषा है कि ये बच्चे ने रट लिया, या साध्य प्रतिज्ञाप्ति है, या मुक्त वाक्य है, या संयोजन समुच्चय बोधक वाक्य है। तो देखिए ये हमारा साध्य और प्रतिज्ञा, मतलब अगर
बच्चे ने सीख लिया है उसको पता है, अगर आपने काउंटिंग सीख ली है मतलब प्लस माइनस करना जानते हैं तो आप जोड़ लेंगे। मतलब आपके ज्ञान प्रति मतलब आपने कितना सीखा है उस पर डिपेंड करता है। ये मतलब मुक्त वाक्य नहीं है कि इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 13 पे। तो देखिए 13 दिया गया है कि निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन कौन से उत्तरदायी हैं। बेसिकली मतलब बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए बच्चे एक से अधिक दिशाओं में सोच सके, इसके लिए मतलब कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, क्या करेंगे बच्चे जो कि मतलब वो एक से अनेक दिशाओं में सोच सकेंगे। क्या ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, क्या विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, अवबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो देखिए ज्ञान, अवबोध ये सब अनुप्रयोग मतलब ये मतलब लो लेवल के हैं। जो थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा बच्चा तब जाके वो सारी चिंतन मतलब कर पाएगा। तो देखिए ये विश्लेषण करेगा, जब किसी चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करके बताएगा, फिर उसको टुकड़ों में जोड़ कर जोड़ेगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा। तो मतलब इससे उसके मतलब अब सारी चिंतन का जो उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो डेवलप होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाकी सब देखिए नहीं होगा, इसका मतलब सबसे बेहतर हमारा जो होगा वो सेकेंड होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 14 पे। देखिए 14 दिया गया है कि 76 = 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। मतलब ये बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये टीचर ने ये मतलब नंबर्स दिए कि बेटा इसको मल्टीप्लाई करो। तो उसने देखिए कैसे कैसे किया है। तो क्या मतलब यही पूछ रहा है कि क्या उसने जो भी किया है क्या ये सही किया गलत, मतलब इतने ऐसे ऐसे प्रोसेस किए। तो उसके बाद वही पूछ रहा है कि क्या क्या करना चाहिए एक टीचर को। मतलब उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब वही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बता रहा है। तो अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उनके गुणन के नियम की समझ को दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने 2 बार हो गया एक्चुअली, टाइपिंग करने पर 2 बार नहीं हुआ एक्चुअली, मैं भी क्या बोल रही हूँ, सॉरी। प्रयोग करने पर विद्यार्थियों को 0 अंक मिलेंगे। मतलब लिखित परीक्षा बच्चा अगर इस तरह से करेगा तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। या फिर बच्चे ने जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि उसको ऐसी विधि को उसको हतोत्साहित करना चाहिए कि अरे ऐसे तुमने गलत कर दिया, ऐसे तुमको करना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों को द्वारा प्रयुक्त विधि उनके गुणन के नियम की मतलब वो बेसिकली ये बच्चे ने कैसे किया है इसको, ये बेसिकली वो सही है कि गलत है, ये उद्देश्य नहीं है। वो मतलब बेसिकली टीचर ये जानना चाह रही है कि मतलब बच्चे ने कैसे किया है उसको, मतलब उसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी मतलब मल्टीप्लाई को लेकर उसकी समझ कैसी है, वो बेसिकली ये उससे पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मतलब बेसिकली वही उससे पता चला है कि बच्चे की थिंकिंग कैसी है, वो कैसे कर रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 15 पे। तो देखिए 15 दिया गया है कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो जियो बोर्ड होता है, हमें ज्योमेट्री सिखाने के लिए हम जियो बोर्ड का जो यूज करते हैं, मतलब ऐसे जो बनी रहती है ना एक बॉक्स जैसा ऐसा रहता है, फिर उसमें तिलियाँ लगी रहती हैं ऐसे बीच बीच में, फिर उसमें ऐसे धागे को फंसाते हैं हम लोग, फिर कोई भी स्क्वायर और ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सब बनाते हैं। फिर ऐसे कुछ भी हम लोग ऐसा यहाँ से फंसा के ऐसे इसमें से बना सकते हैं। अभी मैं इसमें नहीं बना पाऊँगी इतने अच्छे से। तो बेसिकली इसमें से आप स्क्वायर भी बना सकते हैं ऐसे, और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो वही मतलब बोल रहा है कि इसमें तिलियों में फंसा के, तो बोल रहा है कि क्या सीखने के लिए जियो बोर्ड का यूज होता है। क्या अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, या अधिगमकर्ताओं को भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, या विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन। तो देखिए यही बेसिकली राइट होगा, क्योंकि ज्यामितीय अवधारणा जो मतलब उसकी ज्योमेट्री है उसको सिखाने के लिए बच्चे को अन्वेषण वो खोज करेंगे। इसमें बच्चे मतलब कोई भी रबड़ लेकर के या धागा लेकर के बच्चे उसमें से मतलब मूर्त प्रदर्शन कर सकते हैं, वो लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिकली ये 15 क्वेश्चन जो हमारे पेडागोजी के होते हैं मैथ्स के, वो हमने देखा। आई होप आप लोगों को मतलब सोल्यूशन अच्छा लगता हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें फीडबैक दिया करिए, अच्छा लगता है उससे। तो
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं मतलब मैथ पेडागोजी के वैसे ज़्यादा वीडियो नहीं, तो हम यही करने वाले हैं अभी थोड़े दिन तक के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए इसको। और अपने अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। जिनका जिनका पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और बाकी जिनका आने वाला समय में है उनके लिए भी। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।